गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लास्ट टॉपिक करेंगे इलास्टिसिटी का, जो कि है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स ऑफ मटेरियल ऑफ यूजिंग सर्ल्स मेथड। सर्ल्स मेथड की हेल्प से हमने इलास्टिक कांस्टेंट्स निकालने हैं ऑफ द वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सर्ल्स मेथड है ये आपके प्रैक्टिकल के अंदर भी आता है। ये तीनों हमने पहले भी किया है। हमने यंग्स मॉडुलस निकाला और ये जो हमने सर्ल्स मेथड की हेल्प से निकाल रहे हैं, हमने मैक्सवेल निडल जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो आर्टिकल किया था, ये सारे के सारे आपके तीनों के तीनों किस में आते हैं, आपके प्रैक्टिकल में भी आते हैं। तो इसलिए ये आपको और ज़्यादा अच्छे से करने हैं ताकि आप प्रैक्टिकल में भी इजीली और अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम करते हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स ऑफ मटेरियल बाय यूजिंग सर्ल्स मेथड। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इलास्टिक कांस्टेंट्स निकालने हैं, तो हम चारों के चारों इलास्टिक कांस्टेंट्स निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे यंग्स मॉडुलस बाय यूजिंग दिस सर्ल्स मेथड। क्लियर? अब इसके अंदर होता क्या है स्टूडेंट्स, वी आर हैविंग टू बार्स सस्पेंडेड फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट। देखिए आप फिगर में देख पा रहे हैं कि ये एक रिजिड सपोर्ट है, ये दिख रही है आपको। दिस इज़ अ रिजिड सपोर्ट एंड बाय यूजिंग टू पैरेलल टॉर्शनलेस थ्रेड्स, ये टॉर्शनलेस थ्रेड्स हमने ये जो दो बार्स हैं ये इनके साथ अटैच की हुई हैं, सो दैट, और इनको अटैच किस तरीके से किया हुआ है, सो दैट दीज बोथ द बार्स आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों की दोनों क्या हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये दोनों बार्स जो हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड द वायर इज स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल। वायर कैसी है, स्ट्रेट है बिल्कुल और हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, और ये इस तरीके से ये दोनों इस वायर से यहाँ से कनेक्टेड हैं, जो हमने इसको नाम दिया EF कह लीजिए। EF वायर से कनेक्टेड है। ठीक है, दोनों की दोनों बार्स जो हैं, एक सबसे पहले रिजिड सपोर्ट है हमारे पास। रिजिड सपोर्ट के बाद ये जो दोनों बार्स हैं दे आर कनेक्टेड बाय टॉर्शनलेस थ्रेड्स। क्लियर? एंड दीज बोथ आर कनेक्टेड विद द वायर एंड विच इज स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल। क्लियर? ये आपका इसका सेटअप है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो दोनों बार के जो एंड्स हैं, ये एंड बी एंड डी, ये जो दोनों एंड्स हैं, क्योंकि ये वाली यहाँ पे तो ये किससे कनेक्टेड है, वायर से कनेक्टेड है, यहाँ पे ये एक तरीके से थ्रेड से कनेक्टेड हैं, तो इनको हम बी को और डी को वी कैन ब्रॉट क्लोजर टू दीज एंड्स, वी कैन ब्रॉट क्लोजर दीज बार्स easily towards the one points, towards the single point। उनको हम एक तरीके से B और D को हम एक सिंगल पॉइंट पे लेके आने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, एंड टाइड विद द थ्रेड। उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो B और D है इसको हम आप ऐसे एक दूसरे की तरफ लेके आएंगे, एक दूसरे की तरफ हम इसको क्लोज करेंगे और इनको क्या करेंगे, किससे बांध देंगे, एक थ्रेड से बांध देंगे। ठीक है, ये जो दोनों एंड्स हैं इनको, जो कि आप इसमें देख पा रहे हैं, हमने इनको क्या किया, बी और डी को क्लोज किया है काफ़ी हद तक। और ताकि ये आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये जो वायर थी, ये जो PQ वायर थी, ये टूट ना जाए। ये वायर भी तो इनके साथ कनेक्टेड है ना, जितनी ईजीली आ सकती हैं ये वहाँ पे आ जाएं और पर ये टूटे नहीं। ठीक है, आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इनको हम थ्रेड से फिर बांध देंगे। ठीक है, और ये एंगल एक तरीके से बनाएंगी, फाई एंगल, 2 फाई एंगल बनाएंगी, टोटल फाई और फाई ये इसके साथ बना रही हैं। और ये R जो है, R इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, R इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल, यू कैन से दैट। और ये जो PQ लेंथ थी हमारी, ये स्मॉल l के बराबर है। PQ लेंथ जो थी स्मॉल l के बराबर है। और ये जो टोटल एंगल है वो क्या बना, 2 फाई बना है। एंड R इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर?
तो जो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि बोथ द एंड्स ऑफ द बार्स ब्रॉट क्लोजर एंड टाइड विद द थ्रेड एंड द वायर PQ इज़ बैंड इन द फॉर्म ऑफ द आर्क। जो PQ है, जो PQ पहले स्ट्रेट थी, वो अब कैसे हो जाएगी, आर्क की फॉर्म ले लेगी, है ना, टू फॉर्म ए सर्कल ऑफ रेडियस R इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। नाउ अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ बेंडिंग ऑफ बीम, restoring couple is developed at all the cross sections of the wire। अब restoring couple naturally develop होगा across the all the cross sections of the wire and the thin couple is balanced by the external bending couple and this couple is balanced by external bending couple। Now we will burn the thread with the candle। हम एक कैंडल की हेल्प से वो जो अभी हमने जो एंड्स को हमने टाई अप किया था एंड्स को विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, उसको हम क्या करेंगे, बर्न कर देंगे विद द हेल्प ऑफ ए कैंडल एंड द बार विल्स रिलीज एंड द एक्सटर्नल बेंडिंग कपल इज रिमूव्ड। अब क्या है, बार्स क्या है, रिलीज हो जाएंगी, वो अपनी पोजीशंस लेने की कोशिश करेंगी एंड अंडर द इफेक्ट ऑफ द इंटरनल रेस्टोरिंग टॉर्क द बार स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग। वो क्या करेंगी, ऑसिलेट्स करना स्टार्ट कर देंगी इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन about the suspension threads as their respective axis। जो हमने ऊपर से उनको ऐसे जो हमने ऊपर से उनको ऐसे बांधा हुआ था, जैसे ही वो जो दोनों बार्स हैं वो रिलीज़ होंगी, ठीक है, तो वो अपने इस थ्रेड एज ए, ये जो थ्रेड्स हैं इस एक्सिस के अबाउट दे विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग and let at any time t during the oscillations of the bar the displacement angle be phi। किसी टाइम t पे जो आपका ड्यूरिंग द ऑसिलेशंस ऑफ द बार जो डिस्प्लेसमेंट एंगल है वो क्या है, आपका फाई है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस बोलेंगे जिसको आप, वो R के इक्वल है। तो हमें पता है जो R जो आपका रेडियस है दैट इज़ द आर्क इनटू द एंगल। आर्क हमारी क्या थी, आर्क हमारी थी L, आर्क वॉज L अपॉन 2 फाई। तो जो रेस्टोरिंग कपल है एक्सर्टेड बाय द बेंट वायर, जो रेस्टोरिंग कपल है ये हम आर्टिकल पहले कर चुके हैं। जो टॉ है, टॉ इज़ इक्वल टू वाई इंटू आई जी अपॉन आर के इक्वल होता है, ये हमें पहले से पता है। यहाँ पे इस इक्वेशन में हम आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे विच इज़ इक्वल टू 2L अपॉन 2 फाई। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी वेयर वाई इज़ द यंग्स मॉडुलस, ये जो वाई है ये यंग मॉडुलस है, एंड आई जी इज़ द ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया and Ig is the geometrical moment of inertia about an axis passing through the neutral surface and perpendicular to the plane of the bending, ठीक है। अब if I is the moment of inertia of the bar about the axis of suspension, then the couple acting on each part will be equal to I into d2 phi upon dt square, और यू कैन से दैट इट इज़ इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, d2 फाई ओवर dt स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा लिख सकते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलेंगे हम, वेयर अल्फ़ा इज़ द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो क्योंकि ये दोनों जो हमारे हैं दोनों इक्वल होने चाहिए, तो यहाँ से हमने इनको इक्वेट कर दिया दोनों इक्वेशन थी, जो वाई आई जी अपॉन 2 फाई अपॉन एल, टॉ की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी है, इज़ इक्वल टू माइनस आई इंटू अल्फ़ा, इज़ इक्वल टू माइनस आई इंटू अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। यहाँ से अब देखिए अल्फ़ा हम निकाल लेंगे, अल्फ़ा किसके बराबर आएगा वो देखते हैं। अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा हमारा आएगा, अल्फ़ा विल बी इक्वल टू
-2y_ig/L/I/5। अब ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन शोज दैट एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाई। ठीक है ना, आप ये देख सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन है आपका और ये आपकी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाई, एंड द नेगेटिव साइन शोज दैट एंगुलर एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशंस ऑफ द बार। क्लियर, बिकॉज मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो नेगेटिव साइन आया है दैट इज for the sake of angular acceleration is always directed towards the equilibrium position of the bar. That's why the negative sign is here and the motion is simple harmonic. तो जो टाइम पीरियड जो है that will be given by, टाइम पीरियड is given by t1, जिसको हम बोलेंगे 2π/5/α। 2π/5/α के बराबर होगा। यहाँ से t1 का स्क्वायर निकाल लेंगे हम। t1 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4π² यहाँ से 4π² अल्फ़ा की वैल्यू फिर सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो हमारे पास ये आ जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और है, क्योंकि फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन IG जो है दैट विल बी इक्वल टू πr⁴/4। अगर तो जो आपने बार्स ली हैं वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की हैं, तो आपका जो IG है दैट विल बी πr⁴/4। तो उस केस में IG की भी यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8πLI/YR⁴। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी यंग्स मॉडुलस की। नाउ द टाइम पीरियड इज़ मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। जो टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड इज़ मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली एंड L इज़ मेजर्ड बाय द मीटर स्केल। ठीक है, मीटर स्केल की हेल्प से हम निकालेंगे, क्योंकि सारे फैक्टर्स हमने देखने हैं ना इसमें। इसके अंदर ये फैक्टर्स हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, हमने ये निकालने हैं। L हमें पता होना चाहिए, I हमें पता होना चाहिए, और T1 विच इज़ द टाइम पीरियड वो हमें पता होना चाहिए y निकालने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड हम एक्सपेरिमेंटली निकाल लेंगे अभी, क्योंकि जो आपकी बार्स ऑसिलेट कर रही हैं उनका हमने टाइम पीरियड निकाल लेना है, वहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं। L इज़ द लेंथ विच इज़ मेजर्ड बाय द मीटर स्केल। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हमें निकालने हैं। तो R जो है, R हम स्क्रू गेज की हेल्प से निकाल सकते हैं इजीली। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम अबाउट द एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन हम निकाल सकते हैं, वो किसके इक्वल होता है, m/12 L² प्लस b स्क्वायर, वेयर m इज़ द मास ऑफ ईच बार। वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं मास, लेंथ और ब्रेड्थ हम इजीली मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल एंड द वर्नियर कैलिपर। ठीक है ना, लेंथ और ब्रेड्थ हम इजीली निकाल सकते हैं। लेंथ हम मीटर स्केल की हेल्प से, और जो आपका ब्रेड्थ है वो हम वर्नियर कैलिपर की हेल्प से। तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे उस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में, और हम क्या करेंगे, वी विल हैव द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर। ठीक है, अब एक हमारे पास आ गया है कांस्टेंट। अब उसके बाद हमने दूसरा कांस्टेंट निकालना है, दैट इज़ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। दूसरा जो कांस्टेंट है वो क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द वायर। अब वो कैसे निकालेंगे हम, वो देखिए, हमारे पास फॉर दिस 1 बार CD इज़ क्लैम्प्ड। अब पहले जो अरेंजमेंट था, अब उससे एक और अलग टाइप का अरेंजमेंट करना होगा हमने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा निकालने के लिए। और वो कैसा होगा, जो हमारी दो वायर्स जो हैं, वायर्स में जो बार्स हैं, एक बार को हम ऊपर रखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट एज ए सपोर्टिव एंड, और जो ये आपका वायर है जिससे वो दोनों वायर्स आपस में कनेक्टेड, बार्स कनेक्टेड हैं, और
नीचे आपकी एक और बार। इस तरीके से आपने उसका अरेंजमेंट करना है। ऊपर एक बार ये वाली विच इज़ सपोर्टिव एंड की तरह काम करेगी, और ये आपकी वायर है जो कि रिजिड वायर थी आपकी बीच में, और ये दूसरी आपकी क्या है, नीचे ऑसिलेशंस। अभी हम देखेंगे किस तरीके से टाइम पीरियड निकालना है, उसके लिए ये आपकी बार जो है वो यूज़ होगी। ठीक है, तो फॉर दिस अरेंजमेंट द बार सी डी इज़ हॉरिजॉन्टली क्लैम्प्ड ऑन द आयरन स्टैंड, ठीक है ना, जो सपोर्टिव एंड पे रखी जाएगी, एंड द अदर बार इज ए बी इज सस्पेंडेड विद द वायर एंड ई एफ एज सस्पेंशन वायर। जो ये वाली जो वायर लगेगी वो क्या है, ई एफ है, और वो सस्पेंशन वायर की तरह यूज़ होगी। सस्पेंडेड वायर ए बी इज स्लाइटली रोटेटेड फ्रॉम इट्स एक्सिस इक्विलिब्रियम पोजीशन सो एज टू ट्विस्ट द सस्पेंशन वायर। वो इस तरीके से है कि उसको हम थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, द बार इज़ रिलीज्ड एंड अब ये देखिए अरेंजमेंट जो है आप इस तरीके से देख पा रहे हैं। ये आपका अरेंजमेंट हो गया, ये आपके फिक्स सपोर्टिव एंड पे लगी हुई है, और ये आपकी जिसको हम थोड़ा सा स्लाइट ट्विस्ट देंगे, और द बार इज़ रिलीज्ड एंड एग्जीक्यूट्स द टॉर्शनल वाइब्रेशंस in a horizontal plane under the action of the restoring couple produced in the wire। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इसको बार को थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे तो वैसे ही ये जो बार है आपकी किसके अंदर आ जाएगी, दैट विल बी अंडर द टॉर्शनल वाइब्रेशंस। ठीक है, और उसकी वजह से एक रेस्टोरिंग कपल भी प्रोड्यूस होगा वायर में। तो जो टाइम पीरियड है वो हम T2 निकाल सकते हैं। T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I अपॉन C विच इज़ द इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, विच इज़ द इक्वेशन नंबर 5 वेयर I इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बार। I जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बार का अबाउट द सस्पेंशन वायर एज एक्सिस, ये है, दिस इज़ द एक्सिस, एंड C इज़ द रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट। ये हमने पहले आर्टिकल निकाला हुआ है। C इज़ द रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर ट्विस्ट किसके इक्वल होता है वो हमें पता है, C इज इक्वल टू पाई ईटा आर की पावर 4 अपॉन 2 एल के इक्वल होता है, वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ द वायर, एल इज़ द लेंथ ऑफ द वायर, एंड ईटा इज़ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन नंबर 5 और 6 हैं, यहाँ से हमारा जो टाइम पीरियड है T2 जो है दैट इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2LI अपॉन पाई ईटा आर की पावर 4। ठीक है, यहाँ से ये T2 था, T2 का स्क्वायर कर लीजिए, T2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 पाई का स्क्वायर 2LI अपॉन पाई ईटा आर की पावर 4, ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से हम ईटा जो है हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ईटा के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, ईटा के लिए हमें चाहिए टाइम पीरियड T2 हम निकाल लेंगे, टॉर्शनल वाइब्रेशंस का जो हम एक्सपेरिमेंटली स्टॉप वॉच और टेलीस्कोप की हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, स्टॉप वॉच और किसकी हेल्प से निकालेंगे, टेलीस्कोप की हेल्प से। L इज़ द लेंथ ऑफ द वायर, R इज़ द रेडियस ऑफ द वायर, और I कैन बी कैलकुलेटिंग यूजिंग द इक्वेशन नंबर 4 जो अभी हमने देखी थी, इक्वेशन नंबर 4। I वहाँ से निकल जाएगा, लेंथ हम फिर से मीटर स्केल से निकाल सकते हैं, R इज़ द रेडियस ऑफ द वायर, वो आपका स्क्रू गेज की हेल्प से निकल सकता है। ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं ये इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमें मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गए दो, हमने क्या दो आपके फैक्टर्स हैं वो हमने निकाल लिए हैं। अब जो थर्ड है, आप थर्ड हम निकालेंगे, थर्ड हम निकालेंगे। थर्ड क्या है, थर्ड इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइजन्स रेशो सिग्मा। अब जो इक्वेशन नंबर 3 और 7 आई हैं हमारे पास, उनसे हमें पता है y ओवर 3 और 7 से हमें ये मिलता है इक्वेशन y अपॉन ईटा T2 का स्क्वायर अपॉन T1 का स्क्वायर। क्लियर, y अपॉन ईटा T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर। और जो पॉइजन्स रेशो है दैट इज़ गिवन बाय सिग्मा इज इक्वल टू, ये हमें पहले से ही पता है, सिग्मा इज इक्वल टू y अपॉन 2 ईटा माइनस 1। ठीक है,
तो इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे हमने यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ईटा से जो ईटा है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो सिग्मा आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, T2 का स्क्वायर अपॉन 2 T1 का स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल। तो अगर हमें T1 और T2 की वैल्यूज़ पता हैं तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, सिग्मा को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और T1 क्या था, जो फर्स्ट आपका अरेंजमेंट था उसके अंदर जो टाइम पीरियड निकला हमारा, मतलब यंग्स मॉडुलस वाले में, और जो T2 क्या था, जो हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमने ईटा फाइंड आउट किया है उसके अंदर जो टाइम पीरियड। अगर हमें दोनों पता हो तो हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से सिग्मा हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास लास्ट क्या बचा है, लास्ट हमारे पास बचा है बल्क मॉडुलस। लास्ट हमारे पास बचा है बल्क मॉडुलस। नाउ फॉर द बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस को हम K से डिनोट करते हैं। बल्क मॉडुलस कैसे रिलेट करता है मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस से और पॉइजन्स रेशो से, ये हमें ऑलरेडी पता है। जो हमने रिलेशंस इलास्टिक कांस्टेंट का जो रिलेशन किया था वहाँ से हमें ये इजीली पता है। y इजिकल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ से हम k हमारे पास आ जाएगा, k इजिकल टू y अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। ये हमारे पास यंग्स मॉडुलस आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें अभी हमने सिग्मा को भी फाइंड आउट किया, अभी हमने यंग्स मॉडुलस को भी फाइंड आउट किया। तो अगर हमें दोनों की वैल्यू पता है तो हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, यंग मॉडुलस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यंग मॉडुलस को निकालना इजी है क्योंकि हमें y भी पता है और सिग्मा भी पता है। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलते हैं, हम फर्स्ट स्टेप पे जो फर्स्ट अरेंजमेंट जो हमने किया था बार्स का, उस तरीके से T1 आएगा। सेकेंड अरेंजमेंट में जो हमने अरेंज किया था वहाँ से T2 आएगा। T1 और T2 की हेल्प से हमारे पास यंग्स मॉडुलस और क्या आ जाएंगे, यंग मॉडुलस आ जाएगा, y और ईटा दोनों आ जाएंगे। अगर हमें ये दोनों पता चल गए हैं y और ईटा, तो हमारे पास जो थर्ड अभी हमने निकाला था पॉइजन्स रेशो, क्योंकि उसमें क्या चाहिए हमें, T2 और T1 ही चाहिए। T2 T1 हमारे फर्स्ट और सेकंड अरेंजमेंट से आ गए हैं, तो उसकी हेल्प से हम क्या इजीली निकाल सकते हैं। और जो बल्क मॉडुलस है, जो आपका लास्ट में जो अरेंजमेंट है उसमें आपका क्या आ जाएगा, उसकी हेल्प से, क्योंकि हमें तीनों ऑलरेडी जो कांस्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ ऑलरेडी पता है, तो वहाँ से हम अपना इजीली क्या निकाल सकते हैं, बल्क मॉडुलस। तो स्टूडेंट्स ये था आपका जो आपके कांस्टेंट्स हैं, कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट की हमने विद द हेल्प ऑफ सर्ल्स मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका प्रैक्टिकल में भी पार्ट आता है, तो इसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।